Hello and welcome to Classmate Guru. My name is Mansi. Today is 30th August and we are here to discuss some current news from The Hindu. So let's begin. आज हम देखेंगे पाकिस्तान ने इनवाइट भेजा है मोदी जी को SCO मीट के लिए। ठीक है, क्या है ये मीट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इस साल पाकिस्तान में क्यों कराया जा रहा है ये मीट, सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इंडिया चाइना होल्ड्स 31st WMCC मीटिंग ऑन आयरन आउट इशूज़। ठीक है, WMCC मीट होने वाली है इंडिया चाइना के बीच, 31st मीट होने वाली है ये। क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस मीट से हम आगे पढ़ेंगे। FIA सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर नाइट स्ट्रीट रेस इन चेन्नई ऑर्डर्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेस के लिए जो है FIA सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब ये FIA सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छे से। सबमरीन अरिघात सेट टू ऐड बैलिस्ट टू न्यूक्लियर ट्रेड्स। अब इंडिया के पास जो है इंडियन नेवी के पास जो है एक सबमरीन आ चुकी है, अरिघात सबमरीन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना न्यूज़ में है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यूनियन टू ऑर्गेनाइज कैंपेन टू रीस्टार्ट मनरेगा इन बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, मनरेगा स्कीम कुछ रीजंस की वजह से होल्ड पे रखी गई थी। क्या रीजंस थे वो और अब क्यों रीस्टार्ट करी जा रही है वो हम आगे पढ़ेंगे। IMD वॉन्ट्स टू साइक्लोन इन सौराष्ट्र बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन। ठीक है, सौराष्ट्र बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है IMD के थ्रू। ठीक है, पूरा आर्टिकल देखेंगे, IMD के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके, सब देखेंगे। एनालाइजिंग दी जेंडर बजट ऑफ 2024-25। ठीक है, जेंडर बजट क्या है, क्या होता है, क्या है उसकी एनालिसिस, 2024-25 के पर्सपेक्टिव में क्या एनालिसिस है उसके, वो हम आगे पढ़ेंगे। मंदेविया लॉन्चेस रीसेट स्कीम। अब मंदेविया जी जो है उन्होंने एक रीसेट स्कीम लॉन्च करी है। क्या है ये रीसेट स्कीम, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये रीसेट स्कीम, क्यों नाम दिया गया है स्कीम का, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज का डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कल के क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें से इन तीनों में से बताना है कि फीचर्स कौन से हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के। कल हमने न्यूज़ में पढ़ा प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्यों न्यूज़ में थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने 10 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, उस वजह से कल न्यूज़ में थी। तो ये फीचर्स है उसके हमें बताना है कौन सा सही है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या क्या बताया गया है। ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आफ्टर 6 months और सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे जो है वो इसमें से बताना है सही कौन सा है, तो सही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चंद्रीपुरा वायरस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू। अब कल चंद्रीपुरा वायरस न्यूज़ में था क्योंकि चंद्रीपुरा वायरस का जो है आउटब्रेक जो है देखा गया है। सबसे पहले गुजरात में देखा गया था इसके केसेस। अभी जो है WHO ने भी वार्निंग्स दे दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि चंद्रीपुरा वायरस जो है वो और वाइड स्प्रेड हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे। तो उसके चंद्रीपुरा वायरस प्राइमरीली किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, किसकी वजह से फैलता है, वो बताना है हमें। मॉस्किटो, सैंडफ्लाइज, ट्रिक्स और रोडेंट से। तो सैंडफ्लाइज जो है उसकी वजह से फैलता है ये, कल हमने पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से, आप जाके देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रीपुरा वायरस। चंद्रीपुरा वायरस के बारे में ये 3 स्टेटमेंट में से बताना है सही स्टेटमेंट कौन से है। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स चिल्ड्रन। चंद्रीपुरा वायरस causes encephalitis, it is prevalent only in South India। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, सही ये दोनों है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, चंद्रीपुरा वायरस जो है वो एनसेफेलाइटिस कॉज करता है। एनसेफेलाइटिस क्या होता है, बच्चों में ब्रेन की जो टिश्यू होती है उसका स्वेल होना, उसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं। चंद्रीपुरा वायरस जो है, चंद्रीपुरा वायरस का जो सीवियर स्टेज होता है वो एनसेफेलाइटिस कॉज करता है और ये प्राइमरीली बच्चों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, बच्चों में होता है, ये देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच लेबर कोड्स इंक्लूड प्रोविजंस रिलेटेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कौन सा कोड जो है पहली बार जो है वो बताया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, तो आंसर है इसका ये। आगे बढ़ते हैं।
आज के डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान इनवाइट्स मोदी टू अटेंड SCO मीट इन इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है SCO मीट के लिए जो है वो इनवाइट किया गया है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीट होने वाली है, ठीक है। वो मीट कहाँ होने वाली है, इस्लामाबाद में होने वाली है, ठीक है। इसके पहले जो उसकी मीट हुई थी, ठीक है, अभी जो है वो इस्लामाबाद में होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण जो माहौल बना है इस मीट से वो सॉल्व हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि इंडिया अपना जो है इनिशिएटिव लेगा जाने का या नहीं, इनवाइट जो है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो तनावपूर्ण माहौल है इंडिया पाकिस्तान का वो कुछ कम हो सकता है अगर एक्सेप्ट कर लिया तो, ठीक है। SCO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड हुआ था 1996 में, ठीक है। इसे पहले शंघाई फाइव समझौता कहा जाता था, ठीक है। 5 कंट्रीज़ का समझौता कहा जाता था, एग्रीमेंट कहा जाता था, जिसमें कि 5 कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ थे वो थे चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ये जो 5 मेंबर कंट्रीज़ थे वो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ थे, 5 मेंबर कंट्रीज़। उसके बाद जो है वो और भी कंट्रीज़ जो है वो मेंबर कंट्रीज़ बनते गए, ठीक है। 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपना मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन किया था SCO ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखा जाएगा कि अगर ये इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है तो मेनली जो प्रॉब्लम्स, जो तनाव होता है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, स्पेशली टेररिज्म को लेके, ठीक है, टेररिज्म को लेके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, समझौते वाला पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है भारत ये इन्विटेशन, इंडिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है इन्विटेशन, तो जो तनावपूर्ण जो माहौल बन रहा है उसमें कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया चाइना होल्ड्स 31st WMCC मीटिंग टू आयरन आउट इश्यूज़, ठीक है। अब इंडिया और चाइना ने जो है WMCC वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के रिलेशन में, ठीक है, ये मीट जो है वो काफ़ी पहले से होती आ रही है। अब जो है वो 31st मीट होने वाली है, ठीक है। 31st मीट कहाँ होने वाली है, बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग में जो है वो 31st मीट हो चुके हैं, 29 अगस्त को जो है कल जो है वो मीटिंग हो चुकी थी, ठीक है। इस मीटिंग का मेन फोकस LAC के डिस्प्यूटेड एरियाज जो थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ होते हैं उनके बारे में जो है मेन फोकस था, ठीक है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है 2020 जो गलवान वैली अटैक हुआ था उसके बाद में काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, काफ़ी ख़राब हो गए थे, ठीक है। अब इस सब कुछ के बाद इस साल की जो मीट हुई है, ये वाली मीट, वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ऐसी मीट से क्या होता है, बैठ के जब बातें करी जाती है 2 कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकलते हैं, स्ट्रैटेजिक जो है वो टाइज़ जो है वो स्ट्रैटेजिक टाइज़ जो है साइन होते हैं, काफ़ी एग्रीमेंट्स डिस्कस किए जाते हैं और पुराने जो भी मसले हुए होंगे वो भुलाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये LAC जो है वो देख लीजिए आप, ये वाला जो पोर्शन है पूरा LAC का पोर्शन है, और ये जो दिखाया गया है डॉट डॉट्स, ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ है, ठीक है। जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है, काफ़ी यहाँ पर जो आर्मीज़ होती है दोनों भी देशों की, वो थोड़े से ज़्यादा जोश में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। FIA सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर नाइट स्ट्रीट रेस इन चेन्नई, ऑर्डर्स हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो नाइट स्ट्रीट रेस होगी चेन्नई में उसके लिए FIA का सर्टिफिकेट, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, वो होना ही चाहिए, ठीक है। जो भी रेसर्स होंगे, जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास, क्योंकि ये सर्टिफिकेट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ताकि जो रेस है वो ग्लोबल जो नॉर्म्स है, ठीक है, नाइट स्ट्रीट रेसिंग के ग्लोबल नॉर्म्स के ऊपर कंडक्ट करी जाए, और जो है वो सिक्योरिटी और उसके साथ में जो है वो
कंडक्ट करी जाए पूरी रेस, इस वजह से ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में आ सकता है, ये सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रेस इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में इससे पहले अभी तक कोई ऐसी रेस हुई नहीं थी। ठीक है, फार्मूला 4 जैसी रेसेस होती है, ठीक है, देखते हैं हम, काफ़ी सीरीज़ वगैरह चलती है उसकी नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो ऐसी रेसेस जो है वो पहली बार कंडक्ट करी जा रही है इंडिया में। और इंडिया के लिए एक ये टास्क होगा कि इंडिया की स्ट्रीट्स पे जो है ऑर्गेनाइज कैसे करे ये सारी चीज़ों को। ठीक है, ये सारे रेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करे ये देखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कैसे होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सबमरीन अरिघात सेट टू ऐड बैलिस्ट टू न्यूक्लियर ट्रेड्स। अब इंडिया को मिल चुकी है अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है INS अरिघात। INS अरिघात जो है वो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार जो होते हैं, उसे कैरी आउट करने में, उसे ले जाने में जो है वो उसके लिए जो है वो बनाई गई है। ये दूसरी सबमरीन है ऐसी। ठीक है, दूसरी श्रेणी में आती है ये। उसके बाद इसकी जो ये 10,000 किलोमीटर की जो है इसकी मारक शक्ति है। ठीक है, ये सबमरीन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबमरीन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, और ये दूसरी सबमरीन है ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और INS अरिघात के इंट्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है ना, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, ठीक है, अब इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो और अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, थोड़ी डोमिनेंस बनती है इंडिया की, इंडिया के पास जो है वो वेपन्स और एम्युनिशंस की कमी नहीं है, ये भी साबित होता है इस बात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ये INS अरिघात जो सबमरीन है वो फ़िलहाल विशाखापट्टनम की जो नेवी सेना है वहाँ पर अभी आई हुई है, वहाँ से ये शामिल हुई थी इंडियन नेवी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यूनियन टू ऑर्गेनाइज कैंपेन टू रीस्टार्ट मनरेगाज इन बंगाल। ठीक है, अब मनरेगा स्कीम ने एक डिसरप्शन देखा था बंगाल में। ठीक है, मनरेगा स्कीम जो है वो कुछ रीजंस की वजह से हॉल्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि फंड्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है फंड्स नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर फंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वेजेस नहीं दे पा रहे थे, जो लेबर वगैरह काम कर रहे थे उनको वेजेस नहीं दे पा रहे थे। और ये स्कीम पूरी उसी के ऊपर है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, 100 दिन के जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएंगे। तो वेजेस जो है वो हॉल्ट पे रखे गए थे वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशली। तो अब क्या हुआ है ना, जो लेबर यूनियंस है, ठीक है, जो मनरेगा स्कीम के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक यूनियन बना के अपना ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करी है। ठीक है, कैंपेन्स बिठाए है ताकि जो है ये मनरेगा स्कीम जो है वो फिर रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, मनरेगा स्कीम के फिर रीस्टार्ट होने से क्या होगा, जो पेंडिंग वेजेस है वो भी मिलेंगे और अपकमिंग जो आने वाले जो होगा टाइम, उसमें भी जो वेजेस है वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंपेन करवा के एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि मनरेगा स्कीम को फिर स्टार्ट करिए, फंड्स जो है वो प्रॉपर अलोकेट होने चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैंपेन्स वगैरह करा के, जो वर्कर्स है वो, ठीक है, वर्कर्स का यूनियन। ठीक है, ये है पूरा इस मामले का क्रक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। IMD वॉर्न्स ऑफ साइक्लोन इन सौराष्ट्र बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन। ठीक है, अब IMD ने जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो है एक बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन है वहाँ पर जो है एक साइक्लोन का वार्निंग्स जो है वो जारी किए गए हैं। देखते हैं किस बेसिस पे साइक्लोन के वार्निंग्स जारी किए गए हैं। साइक्लोन वार्निंग्स इन सौराष्ट्र। The IMD issues a warning about formation of cyclone storm in Arabian Sea, which is likely impacting सौराष्ट्र region of गुजरात। ठीक है, जो सौराष्ट्र region है गुजरात का, उसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक साइक्लोन जो है वो फॉर्म हो रहा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है। इस वजह से वो सबसे ज़्यादा कहाँ अफेक्ट कर रहा है, गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में। ठीक है, द साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू bring heavy rainfall, strong winds and potential flooding, promoting the insurance of
अलर्ट इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, जो फ्लड है, जो साइक्लोन है, वो हैवी रेन लाएगा, स्टॉर्मी विंड्स लाएगा। ठीक है, और फ्लड्स वगैरह भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है, पोटेंशियल फ्लडिंग भी हो सकती है उससे। ठीक है, डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल, अ डिप्रेशन हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड over the Bay of Bengal, which is likely to intensify into cyclonic storm. The system is expected to move towards the eastern coasts, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द स्टेट लाइक ओडिशा। ठीक है, एक डिप्रेशन देखा गया है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उस डिप्रेशन से क्या होगा, क्या हो रहा है, साइक्लोन जो है वो ज़्यादा लीड हो रहा है। ठीक है, साइक्लोन जो है वो बन रहा है, साइक्लोनिक विंड्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस डिप्रेशन की वजह से IMD के क्या रिकमेंडेशंस है? द IMD हैज़ एडवाइज्ड फिशरमैन टू अवॉइड वेंचरिंग इनटू द सी इन बोथ अरेबियन सी नियर गुजरात एंड बे ऑफ बंगाल ड्यू टू रफ कंडीशंस। ठीक है, जो फिशरमैन्स होते हैं, ठीक है, जिनका लाइवलीहुड जो है वो फ़िश को पकड़ के उनको बेचना होता है। ठीक है, उन्हें जो है उनके लिए वार्निंग्स इशू कर दी गई है IMD ने कि आप जो है वो हॉल्ट पे रखिए आपकी जो भी फिशरीज़ की जो एम्प्लॉयमेंट है अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं कैरी आउट करिए, नहीं जाइए सी के अंदर। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ ये कहा गया है। ठीक है, कोस्टल अथॉरिटीज़ आर अर्ज टू बी ऑन हाई अलर्ट विद डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पोटेंशियली बीइंग मोबिलाइज्ड टू हैंडल द इमरजेंसी। ठीक है, कोस्टल अथॉरिटीज़ को बहुत सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई भी ऐसी थोड़ी भी कैजुअलिटीज़ वगैरह दिखती है, थोड़ा भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है तो उन्हें आगे इन्फॉर्म करने कहा गया है। और जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो है पोटेंशियली बीइंग मोबिलाइज्ड टू हैंडल द इमरजेंसी। ठीक है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसे भी मोबिलाइज़ किया गया है। ठीक है, जो भी कुछ कॉज होगा डिस्ट्रक्शन उसे जो है वो टेक ओवर करे, उसे जो वो हैंडल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द impending cyclone and depression could have significant impacts on agriculture, particularly on standing crops and coastal infrastructure। ठीक है, जो standing crops है उनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है उसके ऊपर भी डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एनालाइजिंग द जेंडर बजट ऑफ 2024-25। अब जेंडर बजट जो है, जेंडर बजट की ये एनालिसिस दी गई है, हम आगे पढ़ेंगे क्या है पूरी एनालिसिस। ठीक है, 2024-25 की है ये पूरी एनालिसिस। क्या कहती है? ओवरऑल एलोकेशन, द जेंडर बजट ऑफ 2024-25 सॉ अ सिग्निफिकेंट एलोकेशन विथ फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स दैट डायरेक्टली बेनिफिट वुमेन। ठीक है, जेंडर बजट क्या होता है ना, जेंडर बजट में 2024-2025 का जो बजट है उसके अंदर जो है देखा जाता है कि विमेन को जो है वो कितना हेल्प हो रहा है, या विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है इस बजट से। ठीक है, वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस जेंडर बजट में क्या देखा गया है कि जेंडर बजट जो है उसने सिग्निफिकेंट अलोकेशन के साथ में ग्रोथ देखी है। ठीक है, डायरेक्टली बेनिफिट्स वुमेन, डायरेक्टली जो है वो विमेन को बेनिफिट मिला है। The allocation represents a higher percentage of total budget compared to previous year, reflecting a greater emphasis on gender responsive budget। ठीक है, बजट ने जो है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट ने जो है बजटिंग पे जो है ग्रेटर एम्फोसिस देखा गया है। की एरियाज टू फोकस देख लेते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारे की एरियाज हैं। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या है? अब डिस्पाइट द इंक्रीज्ड एलोकेशन देयर वाज कंसर्न अबाउट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर फोकस्ड स्कीम्स। ठीक है, जेंडर फोकस स्कीम्स जो है इसके ऊपर जो है इफेक्टिव इंक्रीज इन एलोकेशन दिखाई दिया है, जेंडर बेस्ड स्कीम्स जो होती है। ठीक है, और स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल पे सबसे ज़्यादा देखा गया है इसको। ठीक है, critics pointed out that while the budget allocations are higher, the impact on ground may be limited due to issues like fund utilization। ठीक है, जैसे बजट में ऑन पेपर तो दिखाई दिया है
कि हाँ सच में ग्रोथ हुई है, सच में एलोकेशंस हुई है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि ग्राउंड रियलिटी पे जेन्युइनली अगर मिले हैं बेनिफिट्स, मिले हैं एलोकेशंस जो है वो मिले हैं, तो ये स्कीम सक्सेसफुल मानी जाती है। ऑन पेपर तो आप कोई भी स्कीम को सक्सेसफुल बता सकते हो, क्योंकि ऑन पेपर बताना ईजी होता है, बट ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत अलग होती है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, जेंडर में देखा जाए तो वुमेन की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें अगर आप जो है कोई स्कीम लागू करते हो तो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके उसे चेक करना, ठीक है, उससे वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं ये देखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल अभी के लिए तो ये बोला जा रहा है कि एलोकेशंस जो है वो सही हुई है। बाकी देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी तो सबको पता होती है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो थोड़े दिनों में जो है बाहर आई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। मंदाविया लॉन्चेस रीसेट स्कीम। मंदाविया ने जो है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंदाविया, ठीक है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी ने जो है बोला गया है कि एक रीसेट स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। अब रीसेट स्कीम किसे बेनिफिट करेगी? रीसेट स्कीम उनके लिए है, उन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है जो अपने स्पोर्ट्स से जो है वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो एक सर्टन एज तक ही आप जो है वो अलाउड हो सकते हो उस स्पोर्ट्स में, या एक सर्टन एज तक ही, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वक्त चला जाता है, आपका एज जब आपकी हट जाती है तो बॉडी नहीं साथ देती, और स्पोर्ट्स में जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिजिकल प्लस मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ग्राउंड पे जो है वो फिजिकल ही जो ज़्यादा मानी जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक वक्त के बाद जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो मनसुख जी क्या कह रहे हैं? मनसुख जी ने ये बोला है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्हें जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी एज जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ख़त्म हो चुकी है, अब वो नहीं खेल सकते आगे, ठीक है। और भी कुछ रीजंस होते हैं कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में इंजरीज़ भी काफ़ी होती है, ठीक है, इंजर्ड भी होते हैं लोग, और भी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है कोई प्लेयर का, या फिर बैन हो जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। तो ऐसी इन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जो है मनसुख जी ने बोला है, जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इन्होंने बोला है कि हम एक रीसेट स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अब रीसेट स्कीम के तहत क्या होगा, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो है रिटायरमेंट के बाद, अब जब तक वो अपना स्पोर्ट्स जो है वो छोड़ चुके हैं, उसके बाद आगे ज़िंदगी में उन्हें एक करियर गाइडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कराया जाएगा, ठीक है। करियर गाइडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या होगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, एक नया करियर एस्टैब्लिश होने में जो है उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एथिक्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बता दिया जा सकता है कि ऐसी कोई आपको स्कीम लॉन्च करनी है, ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं स्पोर्ट्समैन, उनके लिए क्या आप ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपने काफ़ी अर्ली एजेस में, अर्ली स्टेजेस होते हैं, ठीक है, अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, 30-32, ज़्यादा से ज़्यादा 35। इसके बाद में कोई स्पोर्ट्स पर्सन इतना दिखता नहीं है स्पोर्ट्स करते हुए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत नेसेसरी होती है, वो ऑब्वियसली बात है वो ख़त्म हो जाती है एक वक्त के बाद, ठीक है। तो इस वजह से जो है इन्होंने एक नया करियर गाइडेंस के ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा, और दूसरी स्किल्स के लिए, ठीक है, उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ हो सकते हैं करियर्स उनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डॉक्टर मनसुख जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये कहा है कि हमें रीसेट स्कीम जो है वो लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, रीसेट स्कीम का वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। स्कीम एम्स टू एम्पावर रिटायर एथलीट्स टू प्रोवाइडिंग देम विद ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू ट्रांजिशन इनटू न्यू करियर आफ्टर द स्पोर्ट्स लाइफ के बाद में नए करियर में जो है वो उनकी एंट्री, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक एम है इसका, ठीक है। की फीचर्स देख लेते हैं। द स्कीम इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज टू
to equipped athletes with the skills needed for various industries. ठीक है, partnership with educational institutions, NGOs and private sector are expected to play significant role in implementation. ठीक है, NGOs का, private sector का, इन सब का बहुत बड़ा रोल होगा इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अप्लाई करने में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम याद रखिएगा. ठीक है, और ऐसे नए इनिशिएटिव्स और क्या क्या लॉन्च हो सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आज के आर्टिकल्स हमने कर लिए हैं डिस्कस. आज के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, रीसेट स्कीम इंपॉर्टेंट थी, साइक्लोन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो सबमरीन जो लॉन्च हुई है इंडियन नेवी के पास जो आई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने डिस्कस किए, इंडिया चाइना की भी मीट इंपॉर्टेंट थी, वो भी डिस्कस की हमने. ठीक है, आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्दी डिस्कशन हुआ है. उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो. कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करते हो तो रिविजन होती है, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते क्वेश्चंस तो आप पीछे जाके पूरा टॉपिक देखते हो तो 2-3 बार रिविजन हो जाती है. तो सॉल्व किया करिए आप क्वेश्चंस. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड रीसेट स्कीम. अभी जस्ट हमने रीसेट स्कीम के बारे में पढ़ा. रीसेट स्कीम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट रीसेट स्कीम इज आर करेक्ट. इन दिनों में से रीसेट स्कीम के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है वो बताने हैं हमें. द स्कीम एम्स टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमॉन्ग रूरल वुमेन. Reset stands for Research, Education, Skill and Empowerment in Technology. This scheme includes provision for development of artificial intelligence and Internet on Things IoT in India. ठीक है, इस सब कुछ के बारे में बताना है. इसमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है स्टेटमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. With reference to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Scheme मनरेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मनरेगा स्कीम के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. वेस्ट बंगाल में जो है मनरेगा स्कीम के फंड्स जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, कोई रीज़न की वजह से हॉल्ट हो गए थे. तो कैंपेन्स उठ रही है, जो प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन तैयार किया है. तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. मनरेगा इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम दैट गारंटीज 150 days of wage employment in final year to every household whose adult members volunteer to do unskilled natural work. The wage under Manrega are linked to the consumer price index of agriculture laborers. The act mandates that at least 1/3 of the beneficiaries should be women. इन तीनों में से बताना है मनरेगा स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस टू शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द SCO was initially established as a security alliance between Russia, China and Central Asian countries. India and Pakistan became full members of SCO in 2017. The SCO's official language are Chinese, Russian and English. इन दिनों में से जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताना है आपको. आज के टॉपिक्स हम यही समाप्त करते हैं. आज का काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने किया है. आप भी ये डिटेल डिस्कशन पढ़िए, एक और बार फिर पीछे जाके देख लीजिएगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. कल मिलते हैं आपके साथ न्यू सेशन के साथ.